हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स नामा में आप सबों का बहुत स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम जहाँ कहीं भी हैं, अगर हम नज़र उठाकर इधर उधर देखें तो हमें कोई न कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट मूव करते हुए नजर आ ही जाएगी। जैसे अगर हम कमरे में हैं तो फैन रोटेट करते हुए नजर आ जाएगी, या हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें चिड़िया उड़ती हुई नजर आती है, या हम रोड पर देखते हैं तो एक कार जाती हुई नजर आती है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ पृथ्वी के साथ साथ दूसरे प्लैनेट भी रिवॉल्व करते हैं, यानी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और सन भी लोकल जो हमारा मिल्की वे है उसमें चक्कर लगाता है, और मिल्की वे भी जो मिल्की वे के आसपास जो लोकल गैलेक्सी है उसमें वो चक्कर लगाता है। तो हम मोशन के बारे में यह कह सकते हैं कि यह बहुत ही कॉमन चीज है, जो यूनिवर्स में हमारे आसपास से लेकर यूनिवर्स में हमसे बहुत दूर दूर भी होते रहती है। यह बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। तो हम मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, यह बच्चा फुटबॉल खेल रहा है और यह कुछ देर पहले यहाँ था और कुछ देर के बाद ये यहाँ आ गया। तो हम देख रहे हैं कि समय के साथ इस बच्चे का पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह बच्चा मोशन कर रहा है। अच्छा, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि चिड़िया उड़ रही थी, कार जा रही थी और ये बच्चा फुटबॉल खेल रहा था। अगर हमसे कोई पूछे कि टी टाइम के बाद बच्चे का पोजीशन क्या होगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट कार, अगर मान लेते हैं कि कार का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी उसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के अनुसार इंक्रीज करते जा रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टी टाइम के बाद वो कार का वेलोसिटी क्या होगा, या किसी पोजीशन पर पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो हम अभी बताने में असमर्थ होंगे। हमें अभी इसका रिप्लाई देने में बहुत कठिनाई होगी। तो हमको इसका रिप्लाई निकालने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट को जानना जरूरी होगा। वो कंसेप्ट है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो इसका हम जो डेरिवेशन करेंगे, वेलोसिटी, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच के रिलेशन का, तो उसके पहले कुछ छोटे छोटे टर्म हैं उसको हम समझ लेते हैं। हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके ही इस चैप्टर में जो भी हमारा जो भी कैलकुलेशन रहेगा, हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों कंसीडर करते हैं? जैसा हम देख रहे हैं कि यह बॉल जो मूव कर रही है तो साथ में वाइब्रेट भी कर रही है। ये देखिए, ये मूव भी कर रही है और वाइब्रेट भी कर रही है। अगर हम इसके साइज को छोटा कर दें तो हमें वो वाइब्रेशन
उतना नजर नहीं आएगा, या हम उसके वाइब्रेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ही कम है या बहुत छोटा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर एक्चुअल में मूव कर रही है तो या तो रोटेट, उसमें रोटेशनल या वाइब्रेशन मोशन हो सकता है। तो हम अगर रोटेशनल और वाइब्रेशन मोशन को भी कंसीडर करेंगे, अगर हम जो आगे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत हमारा कैलकुलेशन बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। और जो हम ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे वो काइनेमेटिक ब्रांच में होता है। फिजिक्स का जो काइनेमेटिक ब्रांच है उसमें हम ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, और इस ब्रांच में जो मोशन का रीजन है, मोशन का कॉज है, मोशन क्यों होता है, उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे या स्टडी नहीं करेंगे। इसके लिए हम आगे का चैप्टर लॉ ऑफ मोशन में ए, समझेंगे कि मोशन क्यों होता है। तो चलिए, हम आगे कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए कुछ और टर्म को जरूरत पड़ेगी, जैसे पोजीशन। जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि मोशन इज चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम पोजीशन कहाँ से लेंगे? तो पोजीशन के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। जैसे आपसे कहा जाए कि आपके स्कूल की दूरी क्या है, तो यह क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि इसमें जो स्कूल की दूरी पूछी गई है वो आपको कहाँ से स्कूल की दूरी बताना है। यह तो जब तक आपको ये मालूम नहीं रहेगा कि कहाँ से स्कूल की दूरी बताना है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में असमर्थ रहेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ जो घर है वो एक रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट से घर स्कूल की दूरी आपको बताना है। तो जैसे हम फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे? रेफरेंस पॉइंट के लिए एक सेट ऑफ एक्सिस होती है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट होता है, और ये तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ इस सेट ऑफ एक्सिस में यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, तो इसको हम लोग ओरिजिन मान लेंगे और इसे ओ से डिनोट करेंगे। तो ये जो ओरिजिन है इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं, और जो भी हम मेजरमेंट करेंगे इस रेफरेंस पॉइंट से ही करेंगे। अगर हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मेजर करना है पोजीशन, तो हम जीरो से स्टार्ट करके एक्स एक्सिस पर जहाँ पर भी उसका पोजीशन वहां तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, वो हमारा वो पोजीशन बता देगा। उसी तरह वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में भी हम मेजर कर लेंगे। अगर बॉडी का पोजीशन टू डायमेंशन में है, जब मानते हैं कि एक्स और वाई प्लेन में है, कोई बॉडी यहाँ पर है, तो हम जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, और ये जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस में एक्स और वाई एक्सिस में ये, तो इसका पोजीशन हो जाएगा एक्स और वाई। दूसरी तरह हमें अगर थ्री डायमेंशन में मेजर करना है, तो उस बॉडी का पोजीशन एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट में हमें बताना पड़ेगा। तो अगर बॉडी का मोशन एक ही डायरेक्शन में है, तो वन डायमेंशन है, तो हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा। अगर दो डायमेंशन है तो हमें एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट से बताना पड़ेगा बॉडी का पोजीशन, और थ्री डायमेंशन है तो एक्स वाई जेड हमें तीन डायमेंशन से एक
3 कोऑर्डिनेट से बॉडी का पोजीशन बताना पड़ेगा। तो अगर हम इस सेट ऑफ एक्सिस में एक क्लॉक रख दे जो बॉडी के मूवमेंट का टाइम को मेजर करेगा, तो हम इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो अगर किसी बॉडी का पोजीशन, इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, we say that the object is in motion, otherwise the object is said to be at rest with respect to this frame of reference। जैसा मान लें कि हम एक इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर किसी बॉडी का पोजीशन कोई भी एक कोऑर्डिनेट के साथ समय के साथ चेंज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह बॉडी मोशन कर रहा है, अदरवाइज बॉडी इज एट रेस्ट। तो बॉडी को मोशन करने के लिए कम से कम एक कोऑर्डिनेट में बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज करना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड मोशन, देखिए किसी भी बॉडी का जो हम मोशन देखते हैं तो हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। तो हो सकता है कि कोई बॉडी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखने से मालूम चलेगा कि वो मोशन कर रही है, और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देखें तो ऐसा लगेगा कि वो बॉडी मोशन नहीं कर रही है। तो जैसा हम ये देखते हैं एनिमेशन, इसमें एक कार है और 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस कार के साथ अटैच है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ग्राउंड के साथ अटैच है। तो अगर जैसे ही ये कार मूव करती है तो उसके साथ वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर रहा है। तो अगर हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करें और इसमें एक आदमी है जो इस कार को देखता है, तो अगर ये आदमी इस कार को देखेगा जब ये कार मूव कर रही थी, तो इसे कार मूव करते हुए नजर नहीं आएगी, इसे महसूस ही नहीं होगा कि ये कार मोशन कर रही है। अगर एक दूसरा व्यक्ति जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ग्राउंड के साथ अटैच था, अगर वो कार को देख रहा होगा तो उसे ये कार मोशन करते हुए नजर आ रही होगी। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी बॉडी का मोशन, उसके मोशन हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बॉडी का मोशन को देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हाउ टू डिस्क्राइब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी का स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो हमें उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे या जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे उसको कैसे करेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक कोई भी एक्सिस चूज करेंगे। मान लें हमने एक्स एक्सिस चूज किया और जो बॉडी के मोशन का पाथ है उससे कोइंसाइड करते हुए उस पर रख दिया। जैसे मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है और एक कार जो मूव कर रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है, तो हम अब इसके डायरेक्शन को ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से किसी एक साइड को हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं और दूसरे साइड को निगेटिव। तो इस फिगर में हम लोगों ने ओरिजिन से राइट साइड का जो डायरेक्शन है उसको हम लोगों ने पॉजिटिव कंसीडर किया है। तो अगर कोई भी एक्टिविटी अगर इस डायरेक्शन में होगी वो से राइट डायरेक्शन में होगी तो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे, और कोई भी एक्टिविटी
जो बॉडी मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है, या बॉडी का पोजीशन अगर इस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हम उसे नेगेटिव मानेंगे। जैसा ये कार का मोशन देखते हैं, कार ओ से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कार के मोशन को कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और ये 360 मीटर, ओरिजिन से ये 316 मीटर ये कार मूव किया, तो हम इसके पोजीशन को +360 बोलेंगे। और सही अगर कार ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि कार नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं पाथ लेंथ, जिसको किसी किसी बुक में डिस्टेंस भी बताया गया है, और डिस्प्लेसमेंट। और पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। जैसे ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें वो हमारा ओरिजिन है, वो पर एक कार खड़ी है, तो हम कार ओ से चलकर पी पर रुक गई। तो पाथ लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पाथ लेंथ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पाथ लेंथ जो है ऑब्जेक्ट द्वारा तय किया गया टोटल डिस्टेंस है होता है, और यह स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे ये कार 0 से 360 मीटर डिस्टेंस तय किया, तो इसमें हम लोग सिर्फ 360 मीटर डिस्टेंस इसका बताएंगे, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड बताएंगे, इसका डायरेक्शन नहीं बताएंगे, प्लस या माइनस किस डायरेक्शन में गया पाथ लेंथ में, ये हम नहीं बताते हैं। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया है, जो हमारा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा फाइनल पोजीशन 360 है, और इनिशियल पोजीशन 0, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 360। तो देखिए हमारा फर्स्ट केस में जो ये कार मूव की, पाथ लेंथ इन द फर्स्ट मूवमेंट इज 360 मीटर, ए डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट मूवमेंट इज 360 मीटर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 360 मीटर ही है। तो इस केस में देख रहे हैं कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। अब एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं। ये हमारा कार 0 या ओरिजिन पर है, और ये कार मूव कर रहा है, ये 360 मीटर या पी पर गया, पी से फिर वापस अपना ओरिजिन पर आ गया। तो इस केस में हमारा अगर हम पाथ लेंथ निकालें, तो पाथ लेंथ हमारा उस टोटल डिस्टेंस कार कितना ट्रेवल किया, ओ से पी गया और पी से ओ आया, तो टोटल डिस्टेंस 360 प्लस 360। इस केस में हम अगर कार यहाँ से लेफ्ट साइड भी आया, तो हम इसके डायरेक्शन को नेगेटिव नहीं मानेंगे, क्योंकि पाथ लेंथ में डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं। तो इस केस में हमारा जो पाथ लेंथ होगा 360 प्लस 360 मीटर इक्वल टू 720 मीटर। और इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, फाइनल पोजीशन क्या है, 0, कार 0 से गई और फिर पी
पी पर गई, जीरो से स्टार्ट होकर पी पर गई और फिर वापस जीरो पर आ गई। तो इस केस में हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो है। तो हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट may or may not be equal to the path length traveled by an object। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट 360 है और इस केस में जीरो है। तो कोई जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जो पाथ लेंथ है उसके इक्वल ही होगा, उसे इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। और द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन में बी जीरो बट द corresponding लेंथ पाथ लेंथ इज नॉट जीरो। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इस केस में जो सेकेंड वाला केस में देख रहे हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन ये जो पाथ लेंथ है वो जीरो नहीं हो सकता है। The magnitude of displacement for a course of motion may be zero, but the corresponding path length is not zero।